नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 का सिंहासन। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे और मैं हूं आपके साथ आंचल कादियान। लोकतंत्र का पर्व 5 पड़ाव का पार हो चुका है। छठे चरण की दहलीज पर पहुंच गया है। कल देश में छठे चरण के लिए मतदान होंगे। देश की जनता संविधान से मिले अधिकार का इस्तेमाल कर ईवीएम का बटन दबाएगी और कई दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में कैद करेगी। इसके लिए चुनाव आयोग ने तैयारियां पूरी कर ली है। सबके बीच, नेताओं के बीच 7 चरण को जीतने के लिए शंखनाद कर दिया है। बीजेपी स्टार प्रचारक के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम बीजेपी नेताओं ने 7वें चरण के लिए ताल ठोक दी है, यानी कि चुनाव प्रचार शुरू कर दिया। इस दौरान उन्होंने अपने प्रत्याशियों के लिए वोटों की अपील करी, साथ ही अपने विरोधियों को भी आड़े हाथों लेते नजर आए, खरी खोटी सुनाई। पीएम नरेंद्र मोदी ने मुस्लिमों को आरक्षण देने को लेकर ममता बनर्जी पर करारा प्रहार किया, साथ ही INDIA गठबंधन के बाकी नेताओं पर भी निशाना साधा। तो आज 24 के सिंहासन में इस सब पर विस्तार से आपको बताएंगे। लोकसभा चुनाव 2024 अपने अंतिम चरण के नजदीक पहुंच रहा है। ऐसे में नेताओं की ताबड़तोड़ चुनावी रैलियां जारी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश, ठंडा प्रदेश है लेकिन सियासत थाई और गर्मागरम, शिमला में रोड शो करते हुए आज की चुनावी यात्रा की शुरुआत करी। उन्होंने शिमला में रोड शो निकालने के बाद जनसभा को संबोधित भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां INDIA गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कांग्रेस, TMC, RJD, आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी को एक एक कर कराड़े हाथ लिया। पीएम नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए TMC को जमकर खरी खोटी सुनाई। उन्होंने कहा कि INDIA गठबंधन ने OBC के हक पर डाका डाला है और संविधान की धज्जियां उड़ा दी हैं। अब कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले के बाद इंडी गठबंधन वाले बौखलाए हुए हैं। शिमला में चुनावी हुंकार भरने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के मंडी और पंजाब के गुरदासपुर में भी जनसभाएं करी। यहां पीएम मोदी ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा, 60 साल तक कांग्रेस ने कभी नहीं सोचा कि सामान्य वर्ग में भी गरीब होते हैं। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में 1 जून को 7वें चरण में मतदान होना है। उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सियासत में तड़का लगाने पहुंचे हुए थे। 2024 का चुनाव ये देश को नेतृत्व देने का चुनाव है। आज एक और बीजेपी और NDA है। विकसित भारत का स्पष्ट विजन है, राष्ट्र प्रथम का संकल्प है, 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है, भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार है और दूसरी ओर इंडी गठबंधन है, गौर सांप्रदायिक, गौर जातिवादी, गौर परिवारवादी। ये कांग्रेस झाड़ू वाले, ये इंडी गठबंधन के लोग, ये देश की जनता को पता नहीं क्या समझते हैं। क्या देश की जनता समझदार है ऐसा उनको लगता नहीं है क्या? आए दिन जनता को मूर्ख बनाने के लिए भांति भांति के खेल खेल रहे हैं। अब आप देखिए, ये लोग दिल्ली में दोस्त होने का दिखावा करते हैं, भ्रष्टाचारियों को बचा रहे हैं और यहां पंजाब में एक दूसरे को गाली दे रहे हैं। जनता भी जान गई है इन दोनों दुकानों का शटर एक ही है। इस बार कोई दुविधा का माहौल ही नहीं है। इस बार इस देश का नागरिक, एक भी नागरिक अपना वोट बर्बाद करना नहीं चाहता है। मैं पंजाब के लोगों से भी प्रार्थना करता हूं कि आप अपना वोट बर्बाद मत होने दीजिए।
बीजेपी को वोट दीजिए, सरकार बनना तय है। इंडी गठबंधन के असली चेहरों को पंजाब से ज्यादा कौन जानता है? हमारे पंजाब को सबसे ज्यादा घाव इसी इंडी गठबंधन ने दिए। आजादी के बाद विभाजन का घाव, स्वार्थ के चलते अस्थिरता का घाव, पंजाब में अशांति का लंबा दौर, पंजाब के भाईचारे पर हमला, हमारी आस्था पर चोट। कांग्रेस ने पंजाब में क्या कुछ नहीं किया। यहां इन्होंने अलगाववाद को हवा दी, फिर दिल्ली में सिखों का नरसंहार। जब तक केंद्र सरकार में रही, दंगाइयों को बचाती रही। ये मोदी है जिसने सिख दंगों की फाइलें खुलवाई। ये मोदी है जिसने आरोपियों को सजा दिलवाई। आज भी कांग्रेस को, झाड़ू वाली पार्टी को इस बात की तकलीफ है, इसलिए लोग मोदी को दिन रात गालियां देते फिरते हैं। तो वहीं एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी मोर्चा संभाला हुआ है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के चाणक्य गृह मंत्री अमित शाह लगातार जनसभाएं कर अपने विरोधियों पर निशाना साध रहे हैं। बिहार के आरा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इंडी गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस और लालू यादव हमें डरा रहे हैं कि पीओके की बात मत करो, पाकिस्तान के पास एटम बम है। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी वाले पाकिस्तान के एटम बम से नहीं डरते, पीओके लेकर रहेंगे। इसके साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने मंच से कई और मुद्दों को उठाकर भी विपक्षी पार्टियों को घेरा। आज आरा की धरती पर, बाबू कुंवर सिंह जगजीवन राम की धरती पर कहकर जाता हूं, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर हमारा है, रहेगा और हम उसको लेकर रहेंगे। ये भाजपा का संकल्प। कांग्रेस वाले, लालू जी, गठबंधन गठबंधन हमें डराता है कि पाकिस्तान के पास एटम बम है। पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की बात मत करो। भाइयों बहनों, मैं लालू यादव एंड कंपनी को कहने आया हूं, अरे लालू जी, हम तो भाजपा वाले हैं, पाकिस्तान के एटम बम से नहीं डरते हैं। ये लालू जी ने वोट बैंक की लालच में यहां जिस पार्टी माले को लड़ाया है, गलती से भी आरा वालों, ये माले जीत गया तो फिर से नक्सलवाद और गोलियां फिर से आएगी। अगर माले आया तो मेरी बात याद रखना, पीछे ही पीछे नक्सलवाद आ जाए। एक घमंडिया गठबंधन वाले लालू जी फिर से आएंगे तो ये गरीबों की सारी योजनाएं बंद हो जाएगी। मैं आपको बताना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं, लालू का जंगल राज चाहिए या नरेंद्र मोदी का गरीब कल्याण चाहिए, वो बताइए भाई। लालू जी एक जमाने में कहते थे, तेल पिलावन, लठिया घुमावन और बाहुबलियों का राज था। क्या ऐसा राज आरा को फिर से चाहिए क्या? अरे जोर से बोलो, जंगल राज चाहिए क्या? फिरौती की इंडस्ट्री चाहिए क्या? हत्याएं, गैंग वॉर चाहिए क्या?
मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि नरेंद्र मोदी है, तब तक बिहार में जंगल राज नहीं आ सकता, नहीं आ सकता। कांग्रेस पार्टी, लालू प्रसाद यादव और ममता बनर्जी हमारे पिछड़ा वर्ग के आरक्षण पर डाका डालना चाहते हैं। कर्नाटक में 5% आरक्षण उन्होंने मुसलमानों को दिया। हैदराबाद में 4% आरक्षण मुसलमानों को दिया और ममता बनर्जी ने 180 जातियों को छोड़ दिया। कल कलकत्ता हाई कोर्ट ने बंगाल के इस गैर कानूनी आरक्षण पर स्टे लगाया है। मैं आपको कहकर जाता हूं भाइयों बहनों, जब तक नरेंद्र मोदी जी है, दलित, आदिवासी और पिछड़ा अति पिछड़ा का आरक्षण को हम हाथ नहीं लगाने देंगे, हाथ नहीं लगाने। ये यादव समाज भी गलत मुगालते में कि लालू जी यादवों के लिए काम करें। लालू के दोनों लाल बिहार में मंत्री बने, एक पुत्री राज्यसभा में सांसद है, दूसरी पुत्री को सीवान में सांसद बनाया, राबड़ी देवी को सीएम बनाया। राबड़ी देवी के दोनों भाई को भी मंत्री एमपी बनाने का काम लालू जी ने किया है। लालू जी के लिए आपका कोई जगह नहीं है। बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, चुनाव आयोग ने पीएम मोदी को रैलियां करने के लिए छूट दी है, जबकि बाकी नेताओं को रैलियां करने की परमिशन देर से देते हैं। इसी के साथ ही आरक्षण के मुद्दे को लेकर के भी पीएम मोदी को राबड़ी देवी घेरती नजर आई। पीएम मोदी धर्म के नाम पर वोट मांगते हैं, ये कहा है उन्होंने, लेकिन भगवान पर सभी का अधिकार है, भगवान सबके हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बिहार में रैली करने वाले हैं, जिसको लेकर के तैयारियां करीब करीब पूरी हो चुकी हैं। तो वहीं विपक्षी नेताओं ने भी पीएम मोदी को घेरने की तैयारी पूरी चाक चौबंद कर रखी है। उनका देता है ना, पोस्टर लगा हुआ है सब जगह, चुनाव आयोग पर ध्यान नहीं देता है। हम लोग पर खाली रोक लगता है, हम लोग को परमिशन भी नहीं मिलता है, जल्दी लेट करके देता है परमिशन। देश को बचाने के लिए संविधान को खत्म करेंगे, जीतेंगे तो देश को बचाने के लिए हम लोग को तैयार रहना चाहिए। सभी जाति बिरादरी सभी एकजुट होकर कह रहे हैं कि संविधान कैसे खत्म। 10-15 लाख दिए, 2-2 करोड़ नौकरी दिए, वादा किए, बिहार विशेष पैकेट बिहार के दिए। धर्म वो धर्म के नाम पर वोट मांगते हैं। क्या है भगवान उन्हीं के हैं, भगवान सब पे है, सबके भगवान है, उन्हीं के भगवान है। हम लोग घर में जाकर देखिए कितना भगवान जी भरे हुए हैं, आप पूजा करते हैं। तो उधर एक तरफ तो बीजेपी के स्टार प्रचारक बिहार की धरती पर ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार कर रहे हैं, जनता को आरजेडी की नीतियों के बारे में बता रही हैं, उनसे रूबरू करवा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आरजेडी नेता भी लगातार बीजेपी नेताओं के बयानों पर करारा हमला बोल रहे हैं। अमित शाह के एक बयान पर ऐतराज जताते हुए बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि अमित शाह बिहार में केवल नफरत ट्रेंड कराने आते हैं, लेकिन इस बार बिहार में जो फोर ट्रेंड चलेगा। बिहार की जनता इस बार बीजेपी के झूठे वायदों में फंसने वाली नहीं है। अमित शाह जी केवल नफरत ट्रेंड करने आते हैं बिहार में, एक झूठ बोलते हैं। इनके झूठ पे बिहार के लोग फंसने वाले नहीं हैं। यहाँ झूठ का, नफरत का ट्रेंड नहीं चलेगा, यहाँ जॉब का ट्रेंड चलेगा। इस बीच उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने INDIA गठबंधन पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कोरोना काल के दौरान लगाए गए टीकों का जिक्र करते हुए कहा, अखिलेश यादव कोरोना के टीकों को मोदी टीका बताते हैं और बाद में उन्होंने खुद टीका लगवा लिया। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए बताया कि कैसे पीएम मोदी के फैसले ने कोरोना काल के दौरान देश की जनता को बचाया।
जेपी नड्डा ने भारत की यूरोप के विकसित देशों से तुलना करते हुए दावा किया कि अमेरिका और जापान जैसे देश तय नहीं कर पाए कि अर्थ जरूरी है या मानवता जरूरी है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कड़ा फैसला लिया, लॉकडाउन लगाया। मैं आपको बताना चाहता हूं, अमेरिका के नेता तय नहीं कर पाए कि अर्थ जरूरी है या मानवता जरूरी है। यूरोप के लोग तय नहीं कर पाए कि लॉकडाउन जरूरी है कि आर्थिक नीति को चलाना जरूरी है। जापान नहीं तय कर पाया, कोई देश नहीं तय कर पाया कि कोरोना से लड़ा कैसे जाए। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने कड़ा फैसला लिया, कटु फैसला लिया और 12 घंटे के अंदर लॉकडाउन लगाया। और मोदी जी ने कहा जान है तो जहान है। लेकिन मोदी जी ने 1.5 महीने में देश को कोरोना से लड़ने के लिए सक्षम बनाया। हमारे पास आईसीयू बेड नहीं थे, हमारे पास ऑक्सीजन के यूनिट्स नहीं थे, हमारे पास कोरोना की दवाई नहीं थी। 2 महीने में मोदी जी ने देश को सक्षम बनाया और फिर मोदी जी ने कहा जान भी है और जहां ये दवाई बन रही थी तो अखिलेश बोलता था ये तो मोदी टीका है, ये तो मोदी टीका है, इसकी इफेक्टिविटी बहुत कम है, बहुत कम है। लोगों को गुमराह करने का काम किया अखिलेश ने, राहुल ने, इन सब लोगों ने गुमराह करने का काम किया। मुझे संसद में मिल गए, मैंने कहा खुद तो चुपके चुपके टीका लगा लिया, कैसा लगा मोदी टीका, कैसा था। आज भारत दुनिया का दूसरे नंबर का एक्सपोर्टर हो गया। दुनिया में सबसे सस्ती और सबसे असरदार दवा आज भारत। और इसीलिए आपकी उंगली में बहुत ताकत है। सही जगह बटन दबता है तो मेडिकल कॉलेज मिलता है, सही जगह को बटन दबता है तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज मिलता है, सही जगह दबता है तो हाईवे मिलता है, सही जगह दबता है तो आपको एग्रीकल्चर टेक्निकल यूनिवर्सिटी मिलती है, और गलत जगह दबता है तो बहू बेटियों की इज्जत खतरे में पड़ती। तो कल का दिन बेहद ही महत्वपूर्ण है। 25 मई को 58 सीटों पर मतदान होना है, इसीलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं और ज्यादा जानकारी लेते हैं अपने सहयोगियों से कि आखिरकार ग्राउंडों पर क्या है तैयारियां। हरियाणा से हमारी सहयोगी वीना अरोड़ा जुड़ी हुई है, बिहार से हमारे सहयोगी राजीव मोहन जुड़े हुए हैं और लखनऊ से नीरज मिश्रा जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हरियाणा को रुख करते हुए वीना, हरियाणा में क्या कुछ तैयारियां हैं? कल का दिन बेहद ही महत्वपूर्ण है, सुबह 7 बजे से मतदान होगा। वीना अपना फ्रेम अनम्यूट कीजिए। देश का है 2024 का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक त्योहार का चुनावी दिन है। अगर हम बात करें तो हरियाणा में छठे चरण का चुनाव है और सुबह यहाँ पर 7 बजे से ही वोटिंग शुरू हो जाएगी। अभी मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि मैं पोलिंग बूथ सेंटर 179 पर खड़ी हूँ और यहाँ पर लगातार जो है अधिकारी जो है तैयारियां करने में लगे हुए हैं, तैयारियां चल रही हैं और जो वोटिंग है वो वहाँ पर पूरी की पूरी दिखाई जाएगी। किस तरह से अधिकारी यहाँ पर काम कर रहे हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि वो क्या कहते हैं। मैम, सुबह वोटिंग है, कितने बजे वोटिंग है और कितने बजे लोग आने शुरू हो? 7 o'clock वोटिंग स्टार्ट हो जाएगी और 5:30 से एग्जिट पोल शुरू हो जाएगा। और कुछ तरह से तैयारियां हो गई हैं? जो भी लोग सारे हमारे डॉक्यूमेंट्स एवरीथिंग सब कंप्लीट है। तो आपने देखा कि अधिकारी यहाँ पर पहुंच चुके हैं और वोटिंग की पूरी तैयारियां भी हो चुकी हैं और प्रशासन की ओर से पुख्ता बंदोबस्त भी किए गए हैं। लगभग 50,000 के करीब जो है पुलिस कर्मचारी तैनात किए गए हैं और जो महिलाएं हैं उनके लिए जो है 300 जो बूथ है वो भी बनाए गए हैं। जी दीपिका। बिल्कुल वीना, आपके पास वापस आते हैं। दीपिका नहीं, आंचल ने आपसे सवाल पूछा था। राजीव, मैं आपके पास आऊंगी। पूजा बोल रही हूं मैं। राजीव, नाम में कंफ्यूज मत होइएगा और हम सियासत में कंफ्यूज नहीं होंगे। तैयारियां कितनी और टक्कर कैसी? देखिए, बिहार में जब चुनाव होता है तो तैयारियों को लेकर चर्चा करना लाजमी है और 7वें चरण का मतदान है तो अब एक ही चरण जाएगा 1 जून को जो होना है। तो प्रशासन की ओर से और सरकार की ओर से जो तैयारियां पुलिस प्रशासन की होनी चाहिए वो तमाम तरह के पर्याप्त संख्या में पुलिस बलों की तैनाती का दावा किया जा रहा है। तमाम बूथों को चुनाव कर्मियों को रात में ही भेज दिया गया है और सुबह 7 बजे से मतदान होना है। बिहार में 7वें चरण के तहत
तकरीबन कुल 8 सीटों पर मतदान होना है, जिसमें पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, बगहा, शिवहर, गोपालगंज, सिवान और महाराजगंज शामिल है। और ये तमाम जगहों पर कह सकते हैं कि कांटे की टक्कर है। हालांकि अधिकांश सीटों पर जो पुराने जो सांसद हैं वो ज्यादातर बीजेपी के हैं, तो कई दिलचस्प नजारा देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो चुनावी मुद्दा है पिछले बार के मुद्दा से बिल्कुल अलग बिहार में चलाया जा रहा है। महागठबंधन कह रहा है कि जो एनडीए सरकार है उसके वजह से यहाँ महंगाई बढ़ गई है, पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं, लोगों की जॉब चली गई है, रोजगार नहीं दिया जा रहा है। यदि महागठबंधन की सरकार आई तो वो जॉब देंगे, महंगाई ठीक कम है करेंगे, राजीव, मैं वगैरह वगैरह। आपके पास जब अगले सवाल पर आऊंगी तो हिंदू मुसलमान को लेकर के क्या चल रहा है इस समय बिहार के अंदर, उस पर मैं बात करूंगी। लेकिन इस बीच नीरज जुड़े हुए हैं उत्तर प्रदेश से मेरे साथ में। नीरज, देखिए उत्तर प्रदेश की बात करें तो सबसे ज्यादा सेंसिटिव जोन्स इस बार के चरण में आते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, और टक्कर अब पूर्वांचल की तरफ आगे बढ़ रही है। टक्कर कितनी खास होगी, कहां पर आप मौजूद हैं, क्या तस्वीरें साझा कर रहे हैं? जी देखिए, अगर हम बात करें छठे चरण की तो इस समय चाहे वो एनडीए हो चाहे इंडिया गठबंधन हो, तो सभी ने अपनी अपनी पूरी ताकत लगा रखी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद चुनाव प्रचार में उतरे हुए हैं। एक एक दिन में 3-3, 4-4 रैलियां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। तमाम बड़े लीडर इस समय लगातार रैली उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं। और अब कुल मिला के 5 चरणों का चुनाव हो चुका है और बचे हुए जो 2 चरण है उसमें 27 सीटों और कल 14 सीटों पर चुनाव होना है। तो आप देखिए, तमाम बड़े प्रत्याशी इस चरण में हैं जिनकी साख दांव पर लगी हुई है। सबसे अगर हम बात करें तो निरहुआ जो कि आजमगढ़ से हैं, वो सीट भारतीय जनता पार्टी 2019 में नहीं जीत पाई थी, लेकिन उपचुनाव में इस सीट पर उन्होंने जीत हासिल की थी। और दूसरी सीट है मेनका गांधी की। तो मेनका गांधी के चुनाव प्रचार में अब वरुण गांधी की एंट्री हो गई है। तो कुल मिला के कहा जाए कि बेहद दिलचस्प और बहुत ही ज्यादा रोचक मुकाबला कल देखने को मिलेगा। और कोई भी कम नहीं है, क्योंकि अब चुनाव पूर्वांचल में आ चुका है। तो पूर्वांचल जहां भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है, दूसरी तरफ अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी ने भी यहाँ पर अच्छा प्रदर्शन किया है विधानसभा चुनाव में। ठीक है नीरज, वीना का रुख करते हुए। वीना, हरियाणा में 10 लोकसभा सीटें आती हैं और सभी सीटों पर कल ही मतदान होना है, लेकिन जो निगाहें हैं वो रोहतक, हिसार और सिरसा पर टिकी हुई है। तो यहाँ पर क्या कुछ समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं? कौन से हैं इन 3 जगहों के मुद्दे, इन 3 जिलों के मुद्दे? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगी हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर कांटे की टक्कर है। इन सभी 10 सीटों का जो नतीजा है 4 तारीख को आ जाएगा। अगर हम बात करें तो रोहतक की, हिसार की, सिरसा की और अंबाला की, इन चारों जगहों की हम बात करें तो चारों जगहों पर कांटे की टक्कर है। क्योंकि रोहतक की जो सीट है, जो कि हुड्डा का, जो भूपेंद्र सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, उनका जो है वो गढ़ है। लेकिन वहां पर अगर बात करें तो रोहतक से अरविंद शर्मा वहां पर खड़े हैं। कहीं ना कहीं वहां पर भाजपा की ओर जो अरविंद शर्मा है, वहां से जो प्रत्याशी है, कहीं ना कहीं सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके चलते वहां पर जो टक्कर है भूपेंद्र हुड्डा और अरविंद शर्मा है, उनकी कांटे की टक्कर चल रही है। अगर हिसार की बात करें तो हिसार भी वहां पर कांटे की टक्कर है, और सिरसा में शैलजा और तंवर की भी कांटेदार टक्कर है, और अंबाला में जो बंतो कटारिया है भाजपा के प्रत्याशी और कांग्रेस के वरुण मुलाना, कांटे की टक्कर है। और जिस तरह से हरियाणा के 10 लोकसभा सीटों पर कांटे की टक्कर है, अब 4 जून को इस टक्कर में कौन जीत पाता है और जीत का सेहरा कौन किसके सिर पे लगेगा, वो हम 4 दिन। आप बिल्कुल, बहुत शुक्रिया वीना हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप तीनों का ही बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो देखिए, सीटें भले ही कुछ हॉट हों, लेकिन संख्या एक एक कीमती है, और जो तमाम स्टार प्रचारक हैं उन्होंने कोशिश भी करी है कि एक एक सीट पर जान झोंकी जाए ताकि आंकड़ा एक एक करके घड़ा भर सके। वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज महाराजगंज और देवरिया में जनसभा को संबोधित किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने महाराजगंज में जनसभा कर बीजेपी लोकसभा प्रत्याशी पंकज चौधरी के लिए वोट मांगे हैं। इस दौरान उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए इंडी गठबंधन पर भी जमकर निशाना साधा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का विरोधी बताते हुए कहा कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर बने संस्थान से
उनका नाम हटाने का पाप समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन सरकार ने किया था। इसी के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस के आपातकाल पर भी निशाना साधा है। और समाजवादी पार्टी के लोग बोलते हैं कि मोदी सरकार क्यों, तो जनता ही कह देती है इसलिए क्योंकि अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। तो बहनों और भाइयों, 400 पार के इस नारे से एक कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का जो इंडी गठबंधन है, इनको चक्कर आने लगता है। ये लोग घबराते, 400 पार कैसे? तो जनता जनार्दन उन्हें जवाब देती है। जवाब ये देती है कि जो राम को लाए हैं, क्यों महाराजगंज भी तो इससे सहमत है ना, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। एक तरफ राम भक्त हैं मोदी जी के नेतृत्व में और दूसरी तरफ राम द्रोही हैं जो राम का तो विरोध करते ही रहे हैं और विरोध करते करते भाजपा का विरोध करते हुए राम का विरोध किए हैं और भगवान राम का विरोध करते करते अब भारत का विरोध कर रहे हैं। ये लोग राजनीति के लिए, अपनी राजनीति के लिए, सत्ता प्राप्त करने के लिए इन लोगों ने देश की जितनी क्षति की है वह पूर्णीय क्षति है। सत्ता की अतिलिप्सा ने इनके कारण पहले देश का इन्होंने विभाजन किया, फिर देश के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न किया, देश को जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर आपस में लड़ाने का काम किया और आज फिर वही झूठ बोल रहे हैं। कोई कहता है कि आरक्षण समाप्त करेंगे, कोई कहता है कि संविधान को बदल देंगे। इतनी झूठी कोरी बकवास ये कांग्रेस देश के खिलाफ साजिश करके, कांग्रेस के नेतृत्व में जो ये गठबंधन है, चाहे वह समाजवादी पार्टी का हो, चाहे वह आरजेडी का हो, चाहे वह आम आदमी पार्टी का हो, सच्चाई तो यह है कि बहनों और भाइयों, इनका गठबंधन यह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का विरोधी रहा है। याद करिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को चुनाव हराया था कांग्रेस ने। जब समाजवादी पार्टी की अखिलेश यादव की सरकार प्रदेश में बनी थी तो अखिलेश यादव ने बनते ही सबसे पहला काम क्या किया? उसका पहला वक्तव्य था कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, साहू जी महाराज, सावित्रीबाई फुले, ये जितने भी महापुरुषों के स्मारक लखनऊ में बने हैं उन सबको तोड़ेंगे। ये बात ये अखिलेश यादव ही कहते। अपने स्वार्थ के लिए संविधान के साथ छेड़छाड़ करना, देश के अंदर इमरजेंसी लगाना, भारत की भावना के साथ खिलवाड़ करना, ये कांग्रेस की फितरत रही है और कांग्रेस आज फिर वही शरारत करने पर उतारू है। कांग्रेस ने, अभी आपने देखा होगा कांग्रेस का एक सहयोगी पश्चिमी बंगाल में टीएमसी है। टीएमसी का मतलब तृणमूल कांग्रेस, यह पश्चिमी बंगाल में है। इसने वहां ओबीसी का सारा आरक्षण मुसलमानों को दे दिया था और परसों ही कोलकाता हाई कोर्ट ने कहा है कि तृणमूल कांग्रेस के द्वारा ओबीसी का आरक्षण मुसलमानों को देना असंवैधानिक है और उन्होंने वहां की सरकार के इस कार्य को पूरी तरह खारिज करके कहा कि नहीं, मुसलमान देश के अंदर आरक्षण पाने का अधिकारी नहीं हो। उधर दूसरी तरफ बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने विरोधियों पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ बीजेपी के नेता हैं, वो बिहार में आएंगे। आपको बता दें कि सीएम योगी बिहार में चुनावी जनसभाएं कर रहे हैं, जिसको लेकर विपक्षी नेताओं ने सवाल उठाया था।
इस पर जवाब देते हुए उप मुख्यमंत्री बिहार के सम्राट चौधरी ने लालू प्रसाद यादव और पार्टी यानी कि ममता बनर्जी पर करारा पलटवार किया था। भाजपा के नेता बिहार में आएंगे कि नहीं आएंगे? ये कोई बिहार कोई गुलाम थोड़े है। बिहार में सभी भाजपा के नेता आकर प्रचार कर रहे हैं और हम 40 की 40 सीट जीते। ये ममता बनर्जी नहीं है कि मुसलमानों को तुष्टीकरण के चक्कर में आरक्षण दे दे। ये लालू प्रसाद जी का राज नहीं है कि मुसलमानों को तुष्टीकरण। लोकसभा चुनाव के छठे चरण की वोटिंग से पहले बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह ने मुस्लिम आरक्षण को लेकर के बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सभी सनातनियों खासकर पिछड़े को मुसलमानों को दिए जाने वाले आरक्षण का विरोध करना चाहिए। अब समय आ गया है कि मुसलमानों को दिए गए आरक्षण को दोबारा से विचार किया जाए। जो उन्हें आरक्षण मिला है उस पर एक बार फिर से विचार करने की आवश्यकता है और ये समय सही समय है। अगर विरोध नहीं किया तो भारत पाकिस्तान बन जाएगा। देखिए, अब समय आ गया है। अब मुसलमानों को पुनर्विचार हो और किसी भी तरह से आरक्षण मिल रहा है वो नाजायज है। ये हिंदुओं पर प्रहार है। लालू यादव जैसे लोग जो मुस्लिम परस्त हो गए हैं, कांग्रेस जैसे लोग जो मुस्लिम परस्त हो गए हैं, अब समय आ गया है कि सनातनी हिंदू पिछड़े वर्ग का हो या अगड़े वर्ग का हो, अगर एकजुट होकर के मुस्लिम आरक्षण का विरोध नहीं किए तो आने वाले दिन में ये भारत को पाकिस्तान में देखेंगे कि लालू यादव तजिया में रंग बिरंगा टोपी लगा करके ज़्यादा घूमेंगे, वो हिंदू के धर्म में नहीं घूमेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि यादवों का वोट उनको लगता है जैसे उनका मलकियत हो और मुसलमान मिलेगा। इसके बाद हमारी राजनीति चकाचक, बेटा फटाफट। इस बीच कर्नाटका में बीजेपी के ट्वीट पर प्रदेश के डिप्टी सीएम यानी कि डीके शिव कुमार ने करारा प्रहार किया। कहा उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कह रहे हैं, इस तरह का ट्वीट बीजेपी नेताओं के लिए शर्मनाक है। बीजेपी पहले दस्तावेजों की जांच करे। कितने निवेशक और व्यवसायी बीजेपी सरकार से परेशान होकर देश से बाहर जाकर बस गए। It is a shameful on BJP leaders who have tweeted this. First, let them check the documents. How many lakhs of investors and businessmen has gone out of the country and settled outside India for the harassment which has been given from the BJP government. When Congress party has come here, lot of investors have come. My industries minister and my IT minister, both of them will give you statistics. They have done a wonderful job. They will show that how many people, more investment have come. Now after the election, we will show you. We will come out with lot of list of people who are very much interested. And Karnataka is a place for growth. Karnataka is a place for development. Karnataka is a place for peace. This is what the entire world is looking at Karnataka. And दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर कल वोटिंग होने जा रही है। इससे पहले उत्तर पूर्वी लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार मनोज तिवारी ने कहा कि हम किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेते हैं। इसी के साथ उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि हमने क्षेत्र में पुरजोर चुनाव प्रचार किया है, कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। मनोज तिवारी ने अपने विरोधी कांग्रेस उम्मीदवार पर भी जबरदस्त हमला बोला है। आपको बता दें कि कांग्रेस की तरफ से कन्हैया कुमार को चुनावी मैदान में उतारा गया है। तो कन्हैया कुमार पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस ने कन्हैया कुमार को प्रत्याशी बनाकर अपना आखिरी अध्याय लिखा है। कन्हैया कुमार कोई चैलेंज नहीं है। कन्हैया कुमार को प्रत्याशी बनाकर कांग्रेस ने
अपना अंतिम अध्याय लिख दिया है। कन्हैया कुमार को जैसे ही लोग सुनते हैं कि अच्छा यही है जिसने भारत तेरे टुकड़े होंगे का अभियान चलाया, यही है जिसने कहा घर घर से अफजल निकलेगा, कितने अफजल मारोगे, यही है जिसने छत्तीसगढ़ में सीआरपीएफ के जवानों की शहादत के बाद जश्न मनाया, यही है जो दुर्गा जी को नहीं मानता है, महिषासुर को मानता है। तो ऐसे व्यक्ति को मुझे लगता है कि क्षेत्र की जनता कभी भी वो बटन नहीं दबाएगी। तो देखिए, यहाँ पर बात धर्म का हो रहा है और यहाँ पर बात चुनाव की हो रही है, तो पीओके का भी जिक्र जरूरी है। असल में कांग्रेस नेता शशि थरूर ने पीओके के मामले पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर पलटवार कर दिया। उन्होंने कहा पीओके चुनावी मसला है। बीते 10 साल में दिल्ली में बैठे लोग ने कहा पीओके को पाकिस्तान से वापस ले लिया। उन्होंने पीओके को महज चुनावी जुमला बताया। थरूर ने कहा कि ये हमारा अनुभव है, ये सिर्फ बात करते हैं, चुनाव के बाद इस मसले को भी भूल जाएंगे। वो तो दिल्ली में बैठे, आप भारतवासी है तो उनका आपका प्रधानमंत्री है, तो प्रधानमंत्री ऐसे एक समुदाय के खिलाफ क्यों बोल रहे हैं मुझे मालूम नहीं है। वैसे भी हम इस आरक्षण के बारे में कुछ नहीं बोला, हम सोचा भी नहीं, हम चर्चा भी नहीं किए, ये तो सिर्फ प्रधानमंत्री के मन में है ये। तो मैं सिर्फ कहूँगा प्रधानमंत्री जी आप दूसरी बात कर दीजिए, क्योंकि इस विषय पे हमें कोई तर्क नहीं है, क्योंकि हमारी मैनिफेस्टो में ये लिखा भी नहीं है। तो आप किस की बुनियाद में आप ये प्रश्न उठा रहे हैं? मंत्री ने कहा है कि पीओके हमारा है और लेकर रहेंगे। तो 10 साल क्या किए वो लोग? वो तो दिल्ली में बैठे थे 10 साल। पीओके को कहाँ ले लिया आपने? ये सिर्फ चुनावी जुमला है। चुनाव के वक्त सब कुछ बोलते हैं, चुनाव के बाद सब कुछ भूल जाते हैं। यही हमारा अनुभव है 10 साल से भाजपा के साथ। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। झारखंड के देवघर में बीजेपी नेता और गोड्डा से बीजेपी प्रत्याशी निशिकांत दुबे ने जयराम रमेश और शशि थरूर पर करारा पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस वाले खुद जयराम रमेश की बातों को गंभीरता से नहीं लेते हैं। निशिकांत दुबे ने इतने पर ही चुप नहीं हुए, इतने पर ही नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा कि जयराम रमेश और शशि थरूर हमेशा कांग्रेस को नुकसान ही पहुंचा रहे हैं। जयराम रमेश जो है उनकी बातों को कभी गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। ये और शशि थरूर अपना बाल ही चमकाने में रह गए जिंदगी भर जो है, और कांग्रेस को बर्बाद करने में रह गए। कि बाल चमका के जो है वो अपनी स्मार्टनेस दिखाते हैं कि वो कितने खूबसूरत हैं। एक आदमी तो महिलाओं से ही घिरे रहते हैं, दूसरे के बारे में मैं बहुत कमेंट नहीं करना चाहता। तो ये लोग बाल चमकाते रहे। देखिए क्या है कि कांग्रेस बाल चमकाने वाली पार्टी है। 3 लोगों को यदि आप देखेंगे, सैम पित्रोदा बाल चमकाएंगे, शशि थरूर बाल चमकाएंगे, जयराम रमेश बाल चमकाएंगे, और तीनों बाल चमकाते चमकाते नहीं होता है एक समय कि सारे बाल झड़कर जो है बुढ़ापा आ जाता है। तो कांग्रेस को बुढ़ापे की तरफ ले जाने वाले यही 3 लोग हैं। लोकसभा चुनाव के छठे फेज में शनिवार को दिल्ली में वोटिंग होनी है। इससे पहले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर वार किया। उन्होंने कहा कि 2 साल बीजेपी शोर मचा रही है। ईडी ने मुझे और सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन अभी तक घोटाले का 1 पैसा बरामद नहीं हुआ है। केजरीवाल ने सफाई देते हुए कहा कि बीजेपी के पास हमारे खिलाफ कोई सबूत नहीं। केजरीवाल ने कहा पीएम मोदी के पास कोई सबूत नहीं। ऐसे में साफ हो गया कि चुनाव को देखते हुए साजिश के तहत उन्हें और उनके नेताओं को फंसाया गया है। पिछले 2 साल से शोर मचा रहे हैं कि दिल्ली में शराब घोटाला हो गया, शराब घोटाला हो गया, शराब घोटाला हो गया। इन्होंने मेरे को गिरफ्तार कर लिया, संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया, मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया, 500 से ज़्यादा रेड मार ली पूरे देश के अंदर, पता नहीं और कितने लोगों को गिरफ्तार कर दिया। कहते हैं 100 करोड़ रुपए की रिश्वत ली हम लोगों ने, और अभी थोड़े दिन पहले बोले 1100 करोड़ का घोटाला है। एक बड़ा प्रश्न ये उठता है कि अगर 100 करोड़ का 1100 करोड़ का घोटाला है तो कहीं पैसा रखा तो होगा कहीं पे। इन्होंने 500 से ज़्यादा रेड मार ली, कहीं इनको एक चवन्नी नहीं मिली। हमने कहीं खर्च तो किया होगा। इन्होंने इतनी रेड मार ली, कहीं कोई खर्चे का हिसाब किताब नहीं मिला इस 100 करोड़ का, 1100 करोड़ का। कल प्रधानमंत्री जी से एक इंटरव्यू में ये सवाल पूछा गया कि जी केजरीवाल कह रहा है कि इस पूरे तथाकथित शराब घोटाले में कोई सबूत नहीं मिला, कोई पैसा नहीं मिला।
प्रधानमंत्री जी ने जो कहा वो आप सब लोगों को चौंका देगा। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सबूत इसलिए नहीं मिला, रिकवरी इसलिए नहीं हुई, कोई भी पैसा इसलिए नहीं मिला क्योंकि केजरीवाल अनुभवी चोर है। तो पूरे देश के सामने कल प्रधानमंत्री जी ने कबूल किया कि शराब घोटाले में उनके पास कोई सबूत नहीं है। वहीं वोटिंग से पहले दिल्ली में सियासत हाई है। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने केजरीवाल पर पलटवार किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि केजरीवाल एक अनुभवी साजिश करता है। वीरेंद्र सचदेवा के दो टूक कहा गया है वीरेंद्र सचदेवा की तरफ से कि अगर दिल्ली में कथित शराब घोटाला नहीं हुआ होता तो केजरीवाल को बताना चाहिए कि मनीष सिसोदिया 1.5 साल से जेल में क्यों है और अरविंद केजरीवाल खुद जमानत पर क्यों है। आम आदमी केजरीवाल ने आज 1 मिनट की पीसी में यह स्वीकार किया है कि हाँ मैं अनुभवी चोर हूं और कोई भी चोर अपनी चोरी को स्वीकार नहीं करता है। अगर शराब नीति में घोटाला नहीं था तो अरविंद केजरीवाल को बताना चाहिए मनीष सिसोदिया 1.5 साल से जेल में क्यों बंद है, वो खुद न्यायिक हिरासत में क्यों गए हैं और अभी अंतरिम जमानत पर हैं। 1 तारीख के बाद फिर जाना है। जांच अभी चल रही है, मामला न्यायालय के सामने लंबित है। दिल्ली को लूटने का काम अरविंद केजरीवाल और उनके साथियों ने किया है, आम आदमी पार्टी ने किया है और जितने भी उसमें दोषी हैं सबको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, ऐसा हमारा विश्वास है। कल देश में छठे चरण के लिए मतदान होगा, जिसके लिए चुनाव आयोग ने सभी तैयारियां पुख्ता की हैं। कल 8 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की 58 सीटों पर चुनाव होना है, जिसमें ओडिशा विधानसभा की 42 सीट शामिल हैं। कल होने वाले मतदान पर जानकारी देते हुए सीईसी राजीव कुमार ने बताया कि करीबन 11.25 करोड़ लोग 1,14,000 पोलिंग बूथ पर वोटिंग करने जा रहे हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में छठे चरण में कुल 14 लोकसभा सीटें, जो कि सबसे ज्यादा हैं। 162 प्रत्याशी चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमाने के लिए उतर रहे हैं। प्रत्याशियों में 146 पुरुष और मात्र 16 महिला शामिल हैं। बचाने के बूथ पिक किए हैं। कल 25 तारीख को 8 स्टेट्स और यूटीज में 58 लोकसभा चुनाव में पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज में चुनाव होना है, जिसमें उड़ीसा लेजिस्लेटिव असेंबली की भी 42 सीट शामिल है। तो कल करीब 11.13 करोड़ वोटर्स वोट देने जाएंगे और वो जाएंगे लगभग 1,14,000 बूथ पे कल वोट देने जाएंगे। तो सबसे आह्वान है कि वोट देने जरूर आएँ। ये मतलब छठी फेज है कल और थोड़ी गर्मी है। गर्मी के सारे इंतजाम हमने बचाने के बूथ्स पिक किए हैं, यानी वहाँ शामियाने लगवाए हैं, पंखा और कूलर की भी व्यवस्था करने की बहुत सारी जगह में कोशिश की है। पानी की व्यवस्था हर जगह होगी, ORS भी रखवाया है, डॉक्टर्स भी रहेंगे आसपास में ही अगर किसी की कोई तबीयत खराब हो जाए, तो सारी व्यवस्था है हमारी। मेरे प्रिय दिल्लीवासियों, कल यानी 25 मई को हम लोकतंत्र का महापर्व मनाने जा रहे हैं। होली, दशहरा, दिवाली, ईद, बड़ा दिन और अन्य त्यौहार तो हर साल आते हैं, परंतु चुनाव का ये सबसे बड़ा त्यौहार 5 साल में एक बार ही आता है। लोकसभा चुनाव आप सबके लिए ऐसा स्वर्णिम अवसर है जब आप तय करेंगे कि आने वाले समय में देश की दिशा दशा कैसी होगी और एक भारतीय के रूप में आप सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तौर पर अपने देश और खुद को किस रूप में देखना चाहते हैं। भारत के रिस्पॉन्सिबल नागरिक होने के नाते एक सक्षम और जिम्मेदार सरकार चुनने की जिम्मेदारी हम सभी की बनती है। मेरे विचार से ये बहुत जरूरी है कि प्रत्येक व्यक्ति मतदान के अधिकार का उपयोग कर लोकतंत्र के इस उत्सव में भागीदार बने। मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि हर एक व्यक्ति बढ़ चढ़कर मतदान के उत्सव में शामिल होकर देश में एक मजबूत और काम करने वाली सरकार बनाने का हिस्सा बने। गर्मी बहुत है, इसलिए कोशिश करें कि सबसे पहले सुबह सुबह वोट देकर राष्ट्र निर्माण का हिस्सा बने। याद रखें, कल का दिन छुट्टी का दिन नहीं बल्कि ड्यूटी का दिन है।
तो देखिए वीके सक्सेना तो ये कह रहे हैं यहाँ पर कि कल का दिन छुट्टी का दिन नहीं है, और न्यूज़ इंडिया भी आपसे कह रहा है कि कल का दिन बिल्कुल भी छुट्टी का दिन नहीं है, जिम्मेदारी का दिन है। तो घर से निकलिएगा, वोट कास्ट कीजिएगा, और इसी उम्मीद के साथ कि आप वोट परसेंटेज को इंक्रीज करने जा रहे हैं, हम लेते हैं विदा। 24 के सिंहासन में इतना ही। नमस्कार।